तो देश दिन भर में बात सबसे पहले बाढ़ के कहर की करेंगे। इस समय देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। कई राज्यों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के सतना में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ के चलते सतना में एक 2 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को बचा लिया गया है। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें किस तरीके से चंद सेकंड में बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई और इस बिल्डिंग में कई लोग दब गए हैं। आप इस शख्स को देख सकते हैं। इस बिल्डिंग में किस तरीके से ये शख्स उस मलबे में दबा और उसको निकालने की कोशिशें की जा रही थी। ये मलबे के नीचे शख्स पूरी तरह से दबा हुआ है, जिससे निकालने की कोशिश हो रही है। 2 मंजिला इमारत गिरी है। ताश के पत्तों की तरह ढह गई ये इमारत और उसके बाद रेस्क्यू, वहां से लोगों को बचाने की कोशिश भी की गई और इस शख्स को भी यहां से बचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों की भीड़ इसे बचाने की कोशिश कर रही है, मलबा हटाकर। और इस बीच हम आपको दिखाएं मध्य प्रदेश के 5 जिलों की तस्वीरें, जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हुए। बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात सतना, सागर और रीवा के हैं। लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। राज्य में बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए अब सेना को लगाया गया है। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात कितने गंभीर हैं, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। राज्य के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। रीवा में सैलाब से तबाही। रीवा जिला बाढ़ से बेहाल है। बिछिया और लिपनिया नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते पानी पुलों के ऊपर से बह रहा है। रीवा शहर की 15 कॉलोनियों में पानी घुसने के बाद लोगों को छत पर आसरा लेना पड़ रहा है। शहर की सड़कें और गलियां नहर और तालाब बन गई हैं। शहर में बिजली न होने के चलते मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हालात ये हैं कि लोगों को साफ पानी और खाने पीने की चीजों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। रीवा में ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हालात ज्यादा खराब हैं। कई गांवों से मुख्यालय का संपर्क टूट चुका है। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाया गया है। सेना के अलावा एनडीआरएफ ने भी अब मोर्चा संभाल रखा है। तस्वीर नंबर 2, सतना और सागर में बाढ़ का सितम। सतना और सागर में भी बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सतना जिले की तमस, मंदाकिनी, बसुआ और सिमरावल नदियां उफान पर हैं। तमस नदी उफान पर होने से दर्जनों गांव का संपर्क कट गया है। सतना के मैहर में 2 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं। वहीं सागर जिले के राहतगढ़ कस्बे में मकान गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग उसमें घायल हुए। तस्वीर नंबर 3, टीकमगढ़ में मुसीबत की बारिश। टीकमगढ़ जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ललितपुर, छतरपुर और झांसी जाने वाले सभी रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं शहर के कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हो गए हैं। प्रशासन ने पुलों पर बैरिकेड लगा दिए हैं, फिर भी लोग प्रशासन की बातों को अनदेखा कर रहे हैं। नदी के तेज बहाव से निकलने की कोशिश में एक गाड़ी पानी में फंस गई, जिसे ट्रैक्टर से बाहर निकाला गया, जबकि रायसेन में पुल पार करते समय बोलेरो पानी में फंस गई और 3 लोग लापता हो गए। आप देख सकते हैं कि पूरा जो इस समय कौड़ी नदी है, ये बरसात में ही इस तरह इस उफान आता है और लगातार 2 दिन से जो बारिश हो रही है पूरे मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, उस बारिश की वजह से यहाँ पर जो बोलेरो की तलाश हो रही है, उनके परिवार के लोग साथ बैठकर तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 2 लोगों की तलाश नहीं हो पाई और अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीर नंबर 4, छतरपुर में मुश्किल की बाढ़। छतरपुर में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। कमर कमर तक पानी से निकलने को लोग मजबूर हैं। बारिश के चलते रास्ते भी कट गए हैं। नदियों के उफान पर होने की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि प्रशासन लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य में लगा है, फिर भी लोगों को कई परेशानियों से दोचार होना पड़ रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाऊं। हेलीकॉप्टर ऐसे में उड़ नहीं पा रहा है, इसलिए मैं ट्रेन से रीवा सतना पहुंचने का प्रयास करूंगा, ताकि संकट की इस घड़ी में मैं मुख्यमंत्री निवास में न रहूं। पीड़ित भाई और बहनों के बीच रहकर राहत के कामों की व्यवस्था मैं देखूं। मध्य प्रदेश में बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इमरजेंसी बैठक करके हालात का जायजा लिया। प्रदेश के पन्ना, विदिशा और रायसेन भी बाढ़ की चपेट में हैं। प्रदेश सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर बनाए हैं। साथ ही साथ
बाढ़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते हालात और खराब हो सकते हैं। लिहाजा राज्य सरकार ज्यादा सतर्कता बरत रही है। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे ताजा स्थिति क्या है और मौसम विभाग का क्या कहना है, प्रशासन क्या कह रहा है अभी? प्रशासन की तरफ से जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री खुद रीवा सतना की तरफ जा रहे हैं और जो अभी हालात, हालांकि रीवा और सतना दोनों जगह आज दिन में बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से राहत कामों में तेजी आई और जो 5000 से ज़्यादा लोगों को राहत कैंपों में पहुंचाया गया, उनको शिफ्ट किया गया जो फंसे हुए थे। और जो अलग अलग जगह से लोगों के फंसने की खबर आई थी कि कोई पेड़ पर फंसा हुआ है या कोई 2 मंजिला या 3 मंजिला इमारत की छत पर रात गुजार रहा है, ऐसे हालात फिलहाल नहीं है और उन लोगों को निकाल लिया गया है। लेकिन हालात अभी भी बेहतर नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर नवजोत, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो नदी है, ये कौड़ी नदी है, छोटी सी नदी है, लेकिन बारिश में देखिए किस तरह उफान पर है। इसी नदी पर सामने आपको जो बोट दिखाई दे रही है, ये बोट सुबह से लगातार एक काम कर रही है कि यहाँ पर एक बोलेरो बही थी, उस बोलेरो में 3 लोग थे, एक ने तैरकर अपनी जान बचा लिया, लेकिन बाकी 2 लोग अभी भी नहीं मिले हैं। ना बोलेरो की तलाश पूरी हो पाई है और अभी ये टीम यहाँ पर होमगार्ड्स की टीम काम कर रही है। इसके अलावा भोपाल से एक और टीम को यहाँ पर बुलाया गया है रायसर में। नवजोत जी, बहुत शुक्रिया मनोज, नजर बनाए रखिए। तो हालात काफी खराब है। हालांकि आज क्योंकि बारिश नहीं हुई तो थोड़ी स्थिति काबू में है, क्योंकि राहत और बचाव कार्य में थोड़ी तेजी आ पाई है। बहरहाल हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर इन दिनों भीषण बाढ़ से लोग परेशान हो रहे हैं। यूपी की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर नाव चल रही है और लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाने का जतन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से कई नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना, केन, राप्ती समेत कई नदियों ने कई जिलों में कोहराम मचा रखा है। वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बांदा और गोंडा में बाढ़ के हालात हैं। ये तस्वीरें वाराणसी की है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 80 घाट समेत वाराणसी के सभी घाट पानी में जलमग्न हो गए हैं। गंगा का पानी घाटों को पार करके सड़कों पर आ गया है। गंगा के जल स्तर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब गंगा की धारा की बजाय अब 80 घाट की गलियों में नावें चल रही है। सड़कों पर पानी आ जाने के चलते निचले इलाकों के लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर अब लोगों को सांप, बिच्छू और दूसरे खतरनाक जीवों का डर सता रहा है। लोग नावों का सहारा लेकर के एक जगह से दूसरी तरफ जा रहे हैं। खास तौर पर जिनका घर इधर है, उन्हें नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके साथ साथ हम इस वक्त 80 घाट पर मौजूद हैं। 80 घाट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा घाट गंगा के पानी में इस वक्त डूबा हुआ है। गंगा का पानी वाराणसी के अलावा गाजीपुर के कई गांवों में घुस गया है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। बुंदेलखंड में इंद्रदेव का ऐसा कहर बरपा कि पूरा इलाका पानी पानी हो गया। हमीरपुर से होकर के गुजरने वाले हाईवे स्विमिंग पूल बन गए हैं। बाहर और अंदर जाने वाले सभी रास्ते पानी में डूब गए हैं। बांदा जिले में बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। मूसलाधार बारिश से केन नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस जाने से मुख्यालय से इनका संपर्क कट गया और हजारों लोग बेघर हो गए। पानी बरसा तो हमारा मकान भी गिर गया। हमारे रहने की एक भी जगह नहीं है और छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम पन्नी के नीचे लेके पढ़ते हैं। तेजी से बढ़ रहे गंगा और यमुना के जलस्तर के चलते इलाहाबाद में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं, जिससे हजारों घर पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए 41 नावों को लगाया गया है। साथ ही 28 बाढ़ शिविर भी बनाए गए हैं। अब एनडीआरएफ की 2 कंपनियां हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं आई जहां पे एनडीआरएफ को हम बुला सके मौके पर। लेकिन हमारे स्टेशन हैं केपी इंटर कॉलेज में, हमारी 2 कंपनी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। गोंडा के एल्गिन और रिंग बांध कटने के बाद कर्नलगंज इलाके के गांव में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। घाघरा नदी का पानी 50 गांवों में घुस गया है। हालात ये हैं कि लोग अपने घरों से पलायन को मजबूर हो गए हैं। लोगों में खौफ इस बात का भी है कि गंगा, यमुना समेत राज्य की नदियों का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो हालात और खराब हो सकते हैं।
हमारे साथ जुड़ रहे वासुदेव त्रिपाठी हमारे संवाददाता। वासुदेव, आपसे जानना चाहेंगे वाराणसी के हालात और तस्वीरें हमने देखी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे गांव जहां पर अभी तक राहत भी नहीं पहुंच पा रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, मौसम विभाग का क्या कहना है वहां? जी देखिए, सबसे पहले तो हम आपको यहाँ के हालात दिखाना चाहेंगे। जो हालात हैं वो इस तरह से हैं कि अभी हम 80 घाट पर खड़े हैं, लेकिन हम 80 घाट से काफ़ी दूर हैं और एक सड़क पर खड़े हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा ये इलाका ही 80 घाट ही नहीं बल्कि 80 घाट का पूरा इलाका जलमग्न है। यहाँ पर 80 घाट के पर जो यहाँ पर मंदिर हैं, वो मंदिर भी इस समय पूरे तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। इसके साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं 80 घाट के आसपास, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं या होटल हैं, इस साइड में हमारे आप देख सकते हैं कि वो भी पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम्स को यहाँ पर मुस्तैद रखा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो यहाँ पर लोकल लोग रह रहे हैं, उन्हें जिस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उससे फिलहाल कोई राहत के ऐसे इंतजाम किए गए हों प्रशासन की तरफ से। कम हमने जिस तरीके से लोगों से बात की, वैसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। लोग अपने घरों से निकलने के लिए, बच्चे स्कूल जाने के लिए इस तरीके से पानी में होकर के जाने को मजबूर हैं और ये हालात लगातार बने हुए हैं। चूंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो गंगा का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है गंगा वाराणसी में भी और लगभग आसपास के सभी इलाकों में। जी वासुदेव, ऐसा नहीं है कि ये हालात इस तरह के इसी बार आए हैं। हर बार जब गंगा उफान पर होती है तो तमाम जो घाट हैं उनका वहां पर पानी इसी तरीके से भरता है, लोग परेशान होते हैं। अभी तक क्यों कोई इंतजाम नहीं किए गए और हर बार यही देखने को मिलता है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाता है? जी देखिए, ये समस्या बड़ी है। अगर हम वाराणसी की बात करें तो ये वाराणसी की समस्या उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जितना बड़ा संकट ये अब गंगा के किनारे जो और तटवर्ती इलाकों में जो गांव हैं, वहां जितनी बड़ी समस्या है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं और उन्हें अपने घरों से सामान निकाल कर ले जाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे स्थिति में लोग अपना सामान अपने घरों में छोड़कर जा रहे हैं। ये स्थिति बहुत ही डरावनी है और डराने वाली है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है, सीख नहीं लेता है प्रशासन। ये बात कम से कम ये हालात जो हैं ये जाहिर कर रहे हैं। नवजोत, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वासुदेव, नजर आप बनाए रखिए। वासुदेव हमारे संवाददाता खुद पानी के बीच खड़े और हमें वहां से सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालात किस तरीके से हैं वाराणसी में, ये आपने देखा। हिंदुस्तान के 9 राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार की बात कर लेते हैं, जहां पर लगातार बाढ़ का कहर जारी है। पटना और छपरा समेत आसपास के जिलों पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से पटना के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा है, जिसके बाद लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। खड़गिया में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। परबत्ता में अगुबानी के पास रिंग बांध टूटने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं और सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कह दिया है। सोन नदी में 13 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अरवल में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। करीब 12 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके चलते कई कच्चे मकान गिर गए। सोन नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर भी बनाए गए हैं। सारण में पढ़ने के लिए छात्राएं जान की बाजी लगा रही हैं। स्कूल आने के लिए छात्राओं को इस उफनती नदी को इस छोटी सी नाव के सहारे पार करना पड़ रहा है। बरसात के इस मौसम में गांव दूसरे इलाकों से पूरी तरह से कट गए हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों की पढ़ाई की जिद नदियों की धार पर भारी पड़ रही है। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान के करीब बह रही है, जिसकी वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं, ताकि राहत और बचाव के काम में तेजी लाई जा सके। छपरा के मुख्य बाजार मैना चौक, करीम चौक और साहिबगंज के मुख्य डाकघर समेत कई इलाकों में पानी घुसने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है, जिससे लोगों के मन में अब बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल बिहार में भारी बारिश के बाद राज्यों की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं और करीब 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हर साल राज्य में ऐसे ही हालात होते हैं।
सरकार और प्रशासन हालात से निपटने की बात करती है, लेकिन दावों पर हकीकत भारी पड़ जाती है। राजधानी पटना में भी गंगा के जलस्तर ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर अब तक के सबसे ऊंचे जलस्तर के करीब पहुंच गया है। गंगा नदी का पानी सड़क पर आ गया है और गांधी घाट पर बनी रेलिंग भी टूट गई है। और देश दिन भर में अब खबर उत्तर प्रदेश से। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 71 रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने ही नियमों में बदलाव कर दिए, वो भी नियम बदलने की प्रक्रिया को ताक पर रखकर। सूत्र बताते हैं कि एलडीए ने नियम बदलकर जिन रसूखदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता, मुलायम के समधी यानी प्रतीक की पत्नी अपर्णा के माता पिता शिवपाल यादव, लालजी टंडन और एलडीए के वीसी की पत्नी का नाम शामिल है। एलडीए ने जो नियम बदले हैं उसके मुताबिक अब इन रसूखदारों के घरों का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकेगा। दरअसल इन लोगों की संपत्तियां जिन इलाकों में है वहां पर इसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन मामला क्योंकि वीआईपी लोगों का था, लिहाजा एलडीए के नियम कायदे ताक पर रखकर इन भवनों का लैंड यूज चेंज कर दिया गया। नियम बदलने से खानापूर्ति के लिए 1 महीने पहले एलडीए ने आपत्तियां मंगवाने के लिए छोटे से अखबार में विज्ञापन भी दे दिया, जिसको लेकर शुक्रवार को एलडीए की बैठक में हंगामा भी हुआ, लेकिन डीएम और कुछ सदस्यों के विरोध के बावजूद गुपचुप तरीके से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। ग्रीन बेल्ट को वो चेंज कर रहे थे, उसको रोका है। उसके अलावा जो है एक जो आवासीय भूखंड है उनको व्यावसायिक करने के लिए लगभग 75 मकानों की एक सूची उन्होंने लगाई थी और जिसको वो आवासीय से व्यावसायिक करना चाहते हैं। उसको लेके हम लोगों ने उस पर पूरी तरह से अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि इसको आप तब करें जब एक बार आप उसका सर्वे नगर निगम कर ले। केवल जो योजना बनाई गई है, ये जो फेरबदल किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को लाभ देने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी एक व्यक्ति के या किसी प्रमुख व्यक्तियों के लिए अलग है और सामान्य व्यक्ति के लिए अलग कोई कानून नहीं बना है। वो सबके लिए एक सा है कानून और जनता की मांग को देखते हुए, उनकी सुविधा को देखते हुए यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी की अनुमति दी जाए। शलभ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शलभ, हमने सुना समाजवादी पार्टी के नेता किस तरीके से सफाई दे रहे थे कि इस सबको ध्यान में रखते हुए, जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए सबके लिए बराबर कानून बनाया, लेकिन ये बताएं कि क्या अगर यही आम लोगों का किसी का घर होता या फिर आम लोगों की जमीन को के लैंड यूज को बदलना होता तो ये प्रक्रिया क्या इतनी आसान होती? देखिए नवजोत, आम आदमी के लिए एक सरकारी प्लॉट पाना और उस सरकारी प्लॉट पर आशियाना बनाने के लिए नक्शा पास कराना ही बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ी मुश्किल होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। नक्शे भी यहाँ आसानी से पास नहीं होते, लेकिन मामला यहाँ आम लोगों का नहीं, यह मामला खास लोगों का है और इसलिए एलडीए ने तमाम नियमों को ताक पर रख दिया। जो बैठक चली एलडीए बोर्ड की, उसमें डीएम राजशेखर खुलेआम वो कहते रहे, पुरजोर विरोध करते रहे कि ये ठीक नहीं होगा, यहाँ पर इंक्रोचमेंट बढ़ेगा, अतिक्रमण की दिक्कत होगी, जो रोड जैम है उसकी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसके बावजूद कि एलडीए बोर्ड के तमाम सदस्यों ने विरोध किया, इन खास लोगों के प्लॉट का जो लैंड यूज चेंज होना था वो कर दिया गया और अब मामला सरकार के पाले में है। सरकार के पास ये प्रस्ताव जा चुका है कि इसका लैंड यूज चेंज कर दिया जाए, लेकिन जो जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया गया उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम जो विपक्षी दल है उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है कि परंपरा तोड़ी गई और पहली बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है और नियम कायदों को ताक पर रखकर इस तरीके का ये फरमान जारी किया गया है, लैंड यूज को बदला गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1984 के सिख दंगों के बाद दिए गए राजीव गांधी के एक बयान को ट्वीट करके कांग्रेस एक बार फिर से फंस गई। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पेड़ गिरने और धरती हिलने वाले चर्चित बयान को पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने ट्वीट कर दिया, जिसके बाद विरोधियों ने एक के बाद एक कांग्रेस पर हमला बोल दिया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के एक ट्वीट ने पूरी कांग्रेस को असहज स्थिति में खड़ा कर दिया। अपने नेता को श्रद्धांजलि देते हुए पश्चिम बंगाल कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये वो बयान था जिसे 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के बाद खुद राजीव गांधी ने दिया था और इस बयान को लेकर कांग्रेस दशकों तक सफाई देती रही। लेकिन पश्चिम बंगाल कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से हुए इस ट्वीट ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक में बवाल मचा दिया है। विरोधी दलों ने इस ट्वीट को अब एक मुद्दा बना लिया है और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है।
बीजेपी ने कहा कि ऐसी भावनाएं भड़काने वाले ट्वीट के लिए कांग्रेस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस में ऐसे नेता आज भी हैं जो मानते हैं कि जो 1984 में हुआ वो उचित हुआ, सही हुआ, माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ ऐसी सोच का कहीं पर भी कोई दूर तक भी बढ़ावा ना करे, क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है। हालांकि इस विवादित ट्वीट को महज चंद मिनटों में डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक सियासी बखेड़ा खड़ा हो चुका था। पश्चिम बंगाल कांग्रेस की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था, जिसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है और अकाउंट के ठीक होने के साथ ही इस विवादित ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। कांग्रेस ने इसकी आंतरिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन इस पूरे विवाद ने कांग्रेस को बैकफुट पर जरूर ला दिया है। मैंने उसको देखा नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इस चर्चित बयान को लेकर विवाद तकरीबन दफन हो गया था, लेकिन खुद कांग्रेस के नेताओं ने इसे एक बार जीवित कर दिया है। कांग्रेस भले ही सफाई दे कि उसका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन इस विवादित ट्वीट ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की सियासत को गरमा दिया है। ये विवाद ऐसे समय में जिंदा हुआ है जब पंजाब के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। जाहिर है इसका खामियाजा कांग्रेस को पंजाब चुनावों में उठाना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में दिनों दिन खराब हो रहे हालात के लिए विपक्ष ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों ने आज इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। कश्मीर के मुख्य विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कश्मीर का हल सेना से नहीं, राजनीतिक तरीके से हो सकता है। पाकिस्तान को लेकर भले ही देश के सभी दल एक सुर में बोल रहे हों, लेकिन कश्मीर के वर्तमान हालात को देखकर सरकार और विरोधी दल एक मत नहीं हैं। खास तौर पर जम्मू कश्मीर के विरोधी दल कश्मीर में बढ़ते तनाव के लिए केंद्र और राज्य की महबूबा सरकार की नीतियों को दोषी ठहरा रहे हैं। राज्य के विपक्षी दलों ने कश्मीर के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला का कहना है कि घाटी में जो हालात खराब हुए हैं उसके लिए खुद राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियां भी दोषी हैं। मैं फॉरेन पॉलिसी पे यहाँ टिप्पणी करने नहीं आया हूँ। फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की पॉलिसी है उस पे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बदलाव चाहेंगे। मौजूदा सूरत हाल में अगर सबसे पहले किसी को दोषी ठहराना है वो महबूबा मुफ्ती साहिबा को ठहराना है। कश्मीर में कर्फ्यू लगे 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। घाटी में सुरक्षा बल अब तक उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब इस पर भी विवाद खड़ा हो गया है। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई तो चल रही है, साथ ही अब राजनेताओं के बीच भी इस पर बहस शुरू हो गई है। What kind of democracy are we living in? Jammu and Kashmir is an integral part of India. We are dealing with civilians. Who decides whether to use pellets or bullets? सेना को वहाँ पे स्पॉट की परिस्थिति देखते हुए निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, जिससे कि सेना परिस्थिति को संभाल सके। गोलियां पहले चलती थी, अब पैलेट्स गन का इस्तेमाल होता है, लेकिन इनकी आवश्यकता तब पड़ती है जब लोग अगर हिंसक हो जाते हैं। इस बीच सरकार ने एक बार फिर से कश्मीर के लोगों से अपील की है कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर दोहराया है कि सरकार कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं, कंप्यूटर देखना चाहती है। लेकिन मैं कश्मीर के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों, ये हिंदुस्तान की जनता आपके हाथ में ईंट, पत्थर और फायर आर्म्स नहीं देखना चाहती, बल्कि आपके हाथों में तो कलम देखना चाहती है, कंप्यूटर देखना चाहती है। कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से हालात खराब हुए हैं। सभी को पता है कि घाटी में इस तनाव को फैलाने के पीछे पाकिस्तान और वहां पल रहे आतंकी संगठनों का हाथ है। ऐसे में मजबूरी में ही सुरक्षा बलों को पैलेट गन और बंदूक का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कश्मीर के इन गंभीर हालात में सुरक्षा कर्मियों पर ही अंकुश लगाने की मांग उठने लगे तो इसका उनके मनोबल पर भी असर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। खबर बिहार से, जहां के लोगों ने एक बार फिर से कानून को हाथ में लिया। छपरा में लूट की वारदात को अंजाम देते हुए पकड़ में आए 2 लुटेरों को गुस्साई भीड़ ने पीट कर मार डाला। और इस घटना के बाद एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लोगों में कानून व्यवस्था के ऊपर से विश्वास खत्म हो रहा है। खेत में लाठियों की मार झेल रहे दोनों शख्स लुटेरे हैं। लूट की वारदात को अंजाम देते वक्त इनकी किस्मत दगा दे गई, जिसके बाद दोनों गुस्साई भीड़ के हत्थे चढ़ गए। कानून को हाथ में लेते हुए ग्रामीणों ने दोनों लुटेरों को तब तक पीटा
जब तक उन लोगों की मौत नहीं हो गई। आरोपों के मुताबिक दोनों ने एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले व्यापारी शाकिब रजा को लूटने की कोशिश की थी। विरोध करने पर आरोपियों ने शाकिब पर चाकू से हमला भी किया था। इस दौरान शोर मचाने पर वहां भीड़ जमा हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने लाठी डंडों से इन्हें पीटना शुरू कर दिया। जबरदस्त पिटाई के चलते दोनों लुटेरों की मौत हो गई। लूट की वारदात के दौरान हमले में घायल व्यवसायी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाइक गिर गया, वो लोग भी गिर गए, उसके हम लोग का भी बाइक गिर गया। तो हम फिर छीनने लगे बैग, तो चाकू निकाल के लगा मारने दोनों। और हाथापाई लगभग 2-3 मिनट हाथापाई हुई। पिटाई के चलते मारे गए दोनों लुटेरों में से एक की पहचान शहबाज खान के तौर पर हुई है। वहीं अब तक दूसरे की शिनाख्त नहीं हो पाई है। लूट के प्रयास करने की घटना बताई जा रही है, इसको चोट लगी, यहाँ पे इसका इलाज किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। कुछ दिनों पहले दानापुर में बीजेपी नेता अशोक जायसवाल की घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राज्य में लगातार गिरती कानून व्यवस्था के चलते जिस तरह से लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, वो व्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। खबर राजस्थान से, जहां के जैसलमेर में पकड़ में आए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूस से पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। गिरफ्तार जासूस ने राजस्थान और गुजरात में जासूसी का बड़ा नेटवर्क होने की बात कबूली है। जासूस के मुताबिक उसके जरिए भारत में 50 से ज्यादा एजेंट्स पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं। पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि जासूस तस्करी के जरिए आरएक्स की एक बड़ी खेप भी जयपुर लाने की फिराक में था। गुजरात राजस्थान में जासूसों का नेटवर्क, 50 से ज्यादा पाक जासूस सक्रिय। पाक जासूस का सनसनीखेज खुलासा। राजस्थान के जैसलमेर से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस नंदलाल की बात पर अगर भरोसा किया जाए तो इस समय गुजरात और राजस्थान में पाकिस्तानी जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। पाकिस्तान के इस जासूसी नेटवर्क में तकरीबन 50 जासूस सक्रिय हैं, जो भारतीय सुरक्षा संस्थानों की खुफिया जानकारी आईएसआई तक पहुंचा रहे हैं। नंदलाल ने ये भी दावा किया है कि सेना और बीएसएफ में भी उसके संपर्क हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 5 अगस्त को पाकिस्तानी जासूस नंदलाल वीजा के जरिए भारत में दाखिल हुआ। इसके बाद वो राजस्थान के जैसलमेर चला गया, जहां पर रक्षा संस्थानों की जासूसी के शक में खुफिया एजेंसी ने इसे मारू पैलेस होटल से गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के सांगड़ का रहने वाला नंदलाल पिछले 6 साल में कई बार भारत आ चुका है और खुफिया एजेंसियों की इस पर पहले से ही नजर थी। हमारी जानकारी में पिछले 3-4 महीनों से था। अब की बार जब ये आया तो पुलिस लगातार उसके पीछा कर रही थी और वो सारी सूचनाएं भी गैदर कर रही थी कि क्या क्या एक्टिविटीज करता है। जानकारी के मुताबिक नंदलाल पाकिस्तान में बैठकर जासूसी के साथ साथ तस्करी का नेटवर्क भी चला रहा था। पूछताछ में जासूस नंदलाल ने यह भी खुलासा किया कि तस्करी के जरिए वो सीमा पार से आरडीएक्स की एक बड़ी खेप जयपुर तक पहुंचाने की फिराक में था। जासूसी और तस्करी से जुड़ी सूचनाएं नंदलाल व्हाट्सएप और स्काइप के जरिए आईएसआई तक पहुंचाता था। इसका एक अच्छा खासा नेटवर्क है, जिसके बारे में पूछताछ करके पता करके उस नेटवर्क को पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ताकि आगे ऐसी कोई भी जो जासूसी की कार्रवाई है या अन्य जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उस पर रोक लगाई जा सके। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान से आई एक कॉल भी इंटरसेप्ट की है, जिसमें सरहद पार बैठा कोई शख्स इस तरफ किसी को ट्रक में बैठकर आगे बढ़ने का निर्देश दे रहा है। इसके बाद से पंजाब के पठानकोट, दीनानगर और गुरदासपुर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पठानकोट हमले से पहले खुफिया एजेंसियों के पास ये इनपुट था कि गंगानगर के पास सूरतगढ़ एयरबेस में आतंकी हमला हो सकता है, जिसके बाद से संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियां और चौकस हो गई हैं। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7।
दिल्ली में बदमाशों से लड़ते हुए दिल्ली पुलिस का एक सिपाही शहीद हो गया। बीती रात बवाना इलाके में जब कांस्टेबल आनंद ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने कांस्टेबल को गोली मार दी। फिलहाल दिल्ली पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। दिल्ली में बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। उन्हें ना तो पुलिस का डर है ना कानून का। बीती रात बेखौफ घूम रहे इन्हीं बदमाशों से मुकाबला करते हुए दिल्ली पुलिस के सिपाही शहीद हो। घटना बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की है, जहां पर कांस्टेबल आनंद तैनात थे। कांस्टेबल के सामने ही जब 3 बदमाश एक महिला को लूटकर भाग रहे थे तो आनंद ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बहादुर कांस्टेबल आनंद ने 3 में से 2 बदमाशों को पकड़ भी लिया, लेकिन इसी बीच तीसरे साथी ने आकर पास से कांस्टेबल आनंद के सीने में गोली मार दी और फरार हो गए। जैसे पकड़ा ना, वो अपने जान बचाने के लिए उसको गोली मार के सर चले गए, मार के चले गए, भाग के चले। कितने लोग थे वो? 3 थे सर। किस चीज पे थे? बाइक पे थे। बाइक से। जिस वक्त ये वारदात हुई उस समय इस इलाके में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। घायल सिपाही को तुरंत नजदीक के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्ट्रीट वेंडर के साथ कुछ लड़कों ने छीना झपटी की थी, तो वो अपनी ड्यूटी के लिए यहाँ से गुजर रहा था उस समय, और जब उसने देखा कि ऐसे कुछ इंसिडेंट हो रहा है तो उसने इंटरवीन करने की कोशिश की। एक लड़के को उसने पकड़ भी लिया था, लेकिन उसके साथी ने फायर किया, जिसकी वजह से उसको गोली लगी चेस्ट में, और उसके बाद वो लोग वहां से भागने में कामयाब हो गए। तकरीबन 40 साल के सिपाही आनंद हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे और शाहबाद डेयरी थाने में नियुक्त थे। जिस तरह से दिल्ली में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और बेखौफ बदमाश पुलिस वालों को भी सरेआम गोली मारने से नहीं चूक रहे हैं, उससे दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और खबर अमृतसर से, लेकिन एक चौंकाने वाली। अमृतसर में पंजाब पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के पेट से 5 घंटे चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने 40 चाकू को बाहर निकाला है। हेड कांस्टेबल ने चाकू मानसिक परेशानी के चलते निगल लिए थे। गुरदासपुर के रहने वाले सतनाम सिंह तरनतारन के एक थाने में बतौर हेड कांस्टेबल तैनात हैं। पिछले 1 साल से वो मानसिक रूप से परेशान था। 4 महीने पहले उसने अमृतसर के रामबाग क्षेत्र से फोल्डिंग चाकू खरीदे। घर पहुंचकर पानी के साथ 5 चाकू निकल लिए। इसके बाद रोज 5-5 चाकू निकलने लगा। 8 अगस्त को उसे पेट दर्द हुआ। परिवार वाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए। अल्ट्रासाउंड करवाया गया। पेट में काले रंग का गुच्छा नजर आया। प्रारंभिक अवस्था में पेट का कैंसर लगा, लेकिन बाद में दूरबीन डाली गई तो पता चला कि लोहे की चीज है। इसके बाद सिटी स्कैन करवाया गया, तब जाकर पता चला कि पेट में चाकू है। चाकू को एंडोस्कोपी से निकालना संभव नहीं था, लिहाजा 5 सर्जनों की टीम तैयार की गई। 5 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सुरजीत के पेट से 40 फोल्डिंग चाकू निकाले गए हैं।